राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, साथ में वज्र घोष। आज एक बड़ा ज्वलंत विषय है जिस पे मैं चर्चा करना बहुत जरूरी समझता हूं। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक श्रीमान जी किसी प्राइवेट स्कूल में अपने छोटे से बच्चे का एडमिशन करा के उसकी किताबें लेके आए थे, और वो किताबें थी करीब 4,500 रुपए की। और इसके बाद अभी कहते जी अभी तो ये तो सिर्फ किताबें आई हैं और कुछ और बुक्स, स्टेशनरी, कॉपी, बैग, दिस दैट, वो सब अभी लेना बाकी है। कुल मिला के 6-7-8 हज़ार का बिल बन जाता है। ये एकदम सच्ची बात है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं पिछले 40 साल से। हमने अपना करियर सरकारी नौकरी में होने के बावजूद सरकारी नौकरी छोड़ के दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साई कोच की नौकरी छोड़ के अपने गांव में हम जाके बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के हमने 17 साल पढ़ाया है, पति पत्नी ने। इस हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं, और वो इनफैक्ट अपने जीवन में कुछ और करना चाहते थे, जब वो नहीं बन पाते तो चलो फिर मजबूरी में सरकारी मास्टर या प्राइवेट स्कूल के टीचर बन जाते हैं। हमारे साथ उल्टा था। हम दोनों पति पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब्स, बहुत अच्छे करियर्स, वो जो लोगों का ड्रीम करियर होता है, ड्रीम होता है, वो छोड़ के और अपने गांव दिल्ली, लोग गांव से दिल्ली माइग्रेट करते हैं, हम दिल्ली से गांव आए थे। हमारे एक ताऊ जी थे, अब तो उनका देहांत हो गया। उन्होंने हम मेरी तो बड़ी लानत मलानत दी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भूखे मर जाओगे, तुम पागल हो गए हो, लोग गांव छोड़ के दिल्ली जाते हैं, तुम दिल्ली छोड़ के गांव आ रहे हो, सरकारी नौकरी छोड़ के आए हो। खैर, तब हमने ये काम 17 साल तो गांव में किया, पेड़ के नीचे बच्चे बच्चे बैठा के। और उसके बाद फिर हम लोग जब जालंधर शिफ्ट हो गए तो मेरी पत्नी आजकल एक बहुत बड़े ब्रांड के एक स्कूल की प्रिंसिपल है। पर चूंकि हमारा अनुभव जो था वो बहुत गरीब बच्चों के साथ हमने पढ़ाना शुरू किया था, तो हमारे जो बच्चे जिनको हम पढ़ाते थे उनको तो बुक्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म, जूता तो नसीब ही नहीं होता था, पेंसिल नसीब नहीं होती थी। हम ऐसे वर्ग के बच्चों को पढ़ाते थे, तो बुक्स, कॉपीज होती ही नहीं थी बच्चों के पास। बड़ी मुश्किल से नोटबुक्स और पेंसिल्स हम बच्चों को व्यवस्था कर पाते थे। कुछ पेरेंट्स देते थे, कुछ नहीं देते थे बच्चों के पास बुक। तो मुझे तो याद है, हम 4 बच्चों के बीच में एक बुक रखते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक भी बुक नहीं है, सिर्फ टीचर के पास बुक थी, और उस बुक को हम सिर्फ एक गाइडलाइन के रूप में इस्तेमाल करते थे, और बिना बुक के पेड़ के नीचे, बिना किसी एसेसरी के। आजकल तो सब एसी क्लासरूम चाहिए सब बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए, बच्चों को इतना नहीं चाहिए जितना पेरेंट्स को चाहिए। और एक बात बताऊं, हमने पेड़ के नीचे बैठा के जो बच्चे पढ़ाए ना, ऐसा नहीं है कि तो बच्चे, आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अगर आप सुन लेंगे उनका प्रोफाइल तो आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। मैं कई बार, वैसे मैं पहले भी ये इस विषय पे बात करता हूं। मेरा जो पहला स्टूडेंट था उसका नाम था आशुतोष सिंह। मुझे याद है, 5 साल का बच्चा था, ये बात है 1990 के आसपास की। और उसकी माँ उसको भरी जून की दोपहरी में एक बस में पहले बैठा के सैदपुर से माहपुर लेके आई। माहपुर बस स्टैंड से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए हमारे घर आई थी। दिन में 12 बज रहा था, जून का महीना था। एंड ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, आशुतोष सिंह। आजकल आशुतोष सिंह इज द कर्नल इन इंडियन आर्मी। अभी कुछ दिन पहले तक तो जालंधर में ही पोस्टेड थे, कर्नल आशुतोष सिंह। ये वो मेरे स्कूल का पहला स्टूडेंट था। और इसके अलावा कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने टेक्नोक्रेट्स, आप तो गिनती तक, मतलब कम से कम 1,000 तो होंगे जो कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है लाइफ में।
तो ऐसी बात नहीं है कि पेड़ के नीचे बैठा के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, परंतु उसके बाद जब हम ये आए और हमने ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा, एजुकेशन का कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो फिर हमने सबसे जो बड़ी जो समस्या महसूस की कि आज का जो महंगा स्कूल है वो बच्चे को इतनी जरूरत नहीं है जितनी पेरेंट्स को जरूरत है। ये महंगे स्कूल, ये महंगे ब्रांड, ये ब्रांडेड कपड़े, हर चीज में जो ब्रांड ढूंढना है, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, ना कि बच्चे की। बच्चे को तो बेचारे को पता ही नहीं होता उसके साथ हो क्या रहा है। ये एक बहुत अच्छा, मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, एकदम सच्ची घटना। क्योंकि हमने सारी जिंदगी अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया था, और मैं आज भी मानता हूं कि एनसीईआरटी का सिलेबस वर्ल्ड का बेस्ट सिलेबस है अगर उसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए। और हम हमेशा प्रैक्टिकल एजुकेशन देते थे, हमने कभी रोट लर्निंग, रटंत विद्या करा। अच्छा, हमारे स्कूल में कभी एग्जाम होता ही नहीं था, हम कभी कोई क्लास टेस्ट नहीं, कोई यूनिट टेस्ट नहीं, कोई एनुअल एग्जाम नहीं, हम कोई सिलेबस फॉलो करते ही नहीं थे। और हमारे यहां ये नहीं था कि हर साल मार्च में परीक्षा हो गई तो अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा, यूपी में जुलाई में शुरू होता था। ना 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 ना, बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। अच्छा, चूंकि जब हमने पहली बार बच्चे लिए थे तो बच्चे थे 10-10, 12-12 साल के, उनको एबीसीडी तक नहीं लिखनी आती थी। गांव के बच्चे थे, गांव के प्राइमरी स्कूलों को पढ़े हुए, जहां पढ़ाई के नाम पे सिर्फ मजाक होता था। तो हमने 12 साल का बच्चा ले लिया, उसको हम दर्जा 1 की किताब पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की। पर 12 साल का बच्चा है, सीखता तो बहुत जल्दी है ना। तो हमने देखा ये इस बच्चे ने तो क्लास 1 की जो बुक थी वो तो 1-2 महीने में खत्म कर दी पढ़ के, और फर्स्ट क्लास। अब तो रीडिंग कर रहा है फर्स्ट क्लास, डिक्टेशन ले रहा है, स्पेलिंग्स याद हो गई हैं। तो हमने 2 महीने बाद चलो अब दर्जा 2 की किताब पढ़ाना शुरू, 3 महीने बाद दर्जा 3 की किताब पढ़ाना शुरू। अब 3 की एनसीईआरटी की बुक जो है इंग्लिश की, काफी अच्छी हो जाती है। तो 3 क्लास 3 हम 6 पढ़ाते थे, तो एक साल में फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दी, अगले साल 5th 6th करा दी, 4th 5th। तो 2 सालों में 5 क्लासें पढ़ा दी बच्चों को। तो जो 12 साल का बच्चा था वो ऑलमोस्ट अपना जो भी उसका पढ़ाई का लॉस हुआ था वो कवर कर देते थे हम। और फिर 8th तक हम ऐसे ही पढ़ाते थे। 3-4 महीने किसी क्लास में एक बच्चे को पढ़ाया, मैंने कहा ठीक है यार, इसको, मैंने कहा इसका सिर्फ मैथ्स करा दो, इसकी मैथ्स इंग्लिश सही करा दो। जैसे ही उसने अपना मैथ्स का सिलेबस खत्म किया, नेक्स्ट क्लास। तो हमको लगा यार, व्हाई शुड वी स्टिक टू दिस, ये जो रोट लर्निंग वाला सिलेबस है। तो ये गुरुकुल पद्धति यही होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक क्लास में बेचारे कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, कमजोर में उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है, पढ़ाई में उनकी। तो हमने कहा यार, एक बहुत मेधावी बच्चा है, एक मीडियोकर बच्चा है, दोनों को हम एक साथ क्यों लेके चल रहे हैं। तो हम दोनों को अलग अलग लेके चलते थे। तो कहने का मतलब हमको रूल फॉलो करते ही नहीं थे, हमारा एक ही रूल था, देयर आर नो रूल्स। और जिन बच्चों के हम, जिन पेरेंट्स के हम बच्चे पढ़ाते थे, उनके यहाँ सबसे पहला मैंने कहा, देखो भैया, हम पढ़ाएंगे अपनी मर्जी से, हमारे को आके तुम डिक्टेट मत करना कि हाई तो पढ़ाई पे नहीं किए, ग्रामर आप लोग पढ़ाते नहीं हैं, है हमारे बच्चों को होमवर्क काहे नहीं मिलता है। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा, जो मन में आएगा वो पढ़ाएंगे। कभी कोई एग्जाम नहीं लेंगे, कभी कोई क्लास टेस्ट नहीं लेंगे, कभी कोई शोषण नहीं करेंगे। हमारा काम है सिर्फ बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और हमने, अच्छा, अपने हर बच्चे को हमने एक ही चीज डेवलप की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। स्ट्रेंजर से बात करना, ऑब्जर्वेशन करना, कंपोजिशन, किसी भी घटना को देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में लिखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, फिर स्टेज से खुद को एक्सप्रेस करना। ड्रामेटिक्स में अपने स्कूल के ड्रामेटिक्स के किस्से अगर आपको कभी सुनाऊंगा तो आप दांतों तने उंगली दबा लेंगे। मेरे एक मित्र हैं राजीव शर्मा जी, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और वर्कशॉप्स लेते हैं। तो मैंने उनको बताया, वो बच्चों को ड्रामेटिक्स पढ़ाते हैं। मैंने कहा यार, मैं तो पहलवान आदमी हूँ, मैंने तो कभी ड्रामेटिक्स
का मुझे एबीसी नहीं आता, पर मैंने भी अपने बच्चों को बहुत जबरदस्त ड्रामेटिक्स पढ़ाई। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या, तो फिर मैंने ना उनको जब अपनी स्टोरी सुनाई, उन्होंने दांतों तले वो, जबकि वो एनएसडी और कैसे कैसे संस्थाओं से निकले हुए लोग हैं, उन्होंने दांतों तले उंगली दबा दी कि अच्छा आपने अपने गांव के चौथी पांचवी के बच्चों को इस लेवल की ड्रामेटिक्स कराई। कहते हमारे यहां तो ये मैच्योर लोग करते हैं। कैन यू इमेजिन कि चौथी क्लास का बच्चा बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी तैयारी के, मैं अपने स्कूल में एक कंपटीशन कराता था हर सैटरडे को करिकुलर एक्टिविटी में, जहां बच्चों को एक पर्ची निकालनी होती थी, उस पर्ची में एक 4 लाइन की एक सिचुएशन या स्टोरी लिखी होती थी 4 लाइन की। आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और उसके बाद आपको एक एक्सटेम्पोर नाटक प्रस्तुत करना है उस घटना पे, सिर्फ 10 मिनट में। और बच्चे किस क्लास के थे? चौथी पांचवी के। तो हमारी परफॉर्मेंस देख के हमें, आपको ताज्जुब होगा कि दूर दूर से हमें इनविटेशन मिलते थे कि प्लीज हमारे बच्चों को लेके आइए और अपना वो वाला नाटक हमारे सामने प्रस्तुत करिए। लोग, अच्छा एक बार तो मेरे एक अभिभावक ने मुझे कमेंट किया, कहे तुम ये दरभंगा की नौटंकी पार्टी चलो हुआ का स्कूल चलाते हो कि साला ये दरभंगा वाली नौटंकी चलाते हो? अब मैंने कहा मैं आपको क्या बताऊं मैं क्या करता हूं, पर मैंने कहा जो स्टेज फेयर, जो एक्सप्रेशन, जो कॉन्फिडेंस, जो पर्सनालिटी मेरे बच्चों की है ना, वो अच्छे अच्छे महंगे स्कूलों के बच्चों को नहीं नसीब होती। और आज भी मेरे बच्चे, अब तो खैर पुरानी बातें हो गई, उस बात को 35 साल हो गए, पर आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वो भी अब तो 40-40 साल के हो गए हैं, अक्सर मिलते हैं अब तो। अच्छा जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो बच्चों ने, पुराने बच्चों ने भी हमें खोज लिया, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो बातें करते हैं कि सर आपने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा कर दिया, उसके बारे में हम आज के स्कूलों में, आज के सबसे महंगे, सबसे बड़ा जो ब्रांडेड स्कूल है उसके, वो भी सोच नहीं सकता जो हमने गांव में अपने बच्चों को सिखा दिया। खैर, तो हम तो वो अनुभव लेके आए थे कि भैया प्रैक्टिकल पढ़ाई, करके सीखने वाली पढ़ाई बच्चों को करानी है, रोट लर्निंग, रटंत विद्या नहीं करानी है। मेरी पत्नी ने अपने बहुत महंगे स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी। वो जो आज सुबह वो व्यक्ति रो रहा था रोना कि हाय 8,000 की किताबें, मेरी पत्नी ने साहब स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी। तो एनसीईआरटी की बुक्स उस जमाने में थी 60-60 रुपए की, जबकि ये बात है आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। तो उस जमाने में एनसीईआरटी की बुक्स जो थी 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ही थी। तो मात्र 200-250 रुपए में, 300 रुपए में सारी बुक्स हो गई एक एक बच्चे की। एक दिन सब पेरेंट्स का एक डेलीगेशन इकट्ठा होकर मैडम से मिलने आया कि हाँ जी दसो जी। कहते ए तुसी केड़ियां किताबां लातियां घटिया जी। पेरेंट्स बोल रहे हैं केड़ियां घटिया जियां किताबां लातियां। तो उन्होंने कहा भाजी की गल कर रहे हो, ये एनसीईआरटी दी बुक है, इंडिया नहीं वर्ल्ड दा बेस्ट सिलेबस है। ओ ਇਹਦੀ बाइंडिंग देखो, ਇਹਦੀ छपाई देखो, ये देखो प्राइवेट स्कूलों च कितनी वधिया वधिया किताबां लगियां हुई हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल भी ये देखिए कितनी महंगी महंगी, कितनी अच्छी अच्छी, कितनी सुंदर सुंदर, ये फलाने कॉन्वेंट स्कूल में, और ये आप 3 किताबों से सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कहते मेरी जेठानी का, एक लेडी बोली मेरी जेठानी का बच्चे की 18 किताबें हैं, मॉरल साइंस की भी 3 किताबें हैं, और आपके पूरे स्कूल में सिर्फ 3 किताबें हैं। तो कहते मेरा बच्चा कैसे मुकाबला करे, मेरा बच्चा सिर्फ 3 किताबें पढ़ता है, मेरी जेठानी का बच्चा 18 किताबें पढ़ता है। तो माई वाइफ वाज ट्राइंग टू कन्विंस देम कि नहीं जी, ये जो 18 है, ये इसमें से 15 वेस्टेज है, ये सिर्फ लोगों आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये बुक्स लगाई जाती हैं। एक्चुअल सिलेबस ये 3 बुक्स ही हैं छोटे बच्चे का, आगे चल के ये 5 हो जाती हैं। पहले शुरू में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर बाद में ईवीएस जुड़ जाती है, फिर ईवीएस जो है फिर आगे चल के साइंस ऑफ सोशल स्टडीज में और बढ़ जाती है, तो 5 हो जाती है। शुरू में 3 किताबें होती हैं। तो कहते जी देखो ये सिर्फ 60 रुपए की किताब है, एक कितना 400 रुपए की किताब का मुकाबला करूंगी। ये पेरेंट्स का तर्क था
कि एनसीईआरटी की सिर्फ 60 रुपए की किताब है, ये कैसे 450 रुपए की किताब का मुकाबला करेगी? हमें नहीं पता, आप बुक्स चेंज करो। तो माई वाइफ वॉज ट्राइंग टू कन्विंस देम कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता जी, ऐसा है। तो ना पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं थे। तो हमारे जो चेयरमैन सर है ना स्कूल के, वो सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने तो खैर मामला शांत किया, पेरेंट्स को समझा के भेज दिया। और मैडम को पता क्या बोले, थोड़ा दिमाग खराब होया। कहते जी की गल हुई? कहते आपका दिमाग खराब हुआ है। बुजुर्ग आदमी, हमारे फादर की उम्र के हैं, तो वो हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनका हक है। कहते थोड़ा दिमाग खराब होया। कहते जी की गल हुई? कहते तुसी खोतियां नूं लूण दे रहे, मतलब आप गधों को नमक दे रहे। तो वो चुप हो गई। उसने कहा जब वो कह रहे हैं कि 5,000 की बुक्स लगाओ और आप 300 का बस्ता बना रही हैं, 50% कमीशन मिलता है, कमाओ इन गधों के सिर पे। ये भी खुश रहेंगे और स्कूल को साल का 5-6 लाख रुपया बचेगा। जी हां, 50% से ज्यादा कमीशन होता है इन बुक्स में। और हमारे स्कूल के पेरेंट्स ने जबरदस्ती जिद करके वो बुक्स लगवाई, प्राइवेट वाली। फिर बाद में तो फिर आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने रेगुलेशन ही बना दिया कि नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स लगाना अनिवार्य कर दिया और बहुत सारा कुछ हुआ। तो भैया ये आज के पेरेंट्स का ना, का स्टेटस सिंबल बन चुका है महंगा स्कूल। अच्छा, हमने तो पेड़ के नीचे बच्चे बिठा के पढ़ाए ना। और मैं तो आज दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे स्कूल से मेरा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो लाख दर्जे बेहतर था। बच्चों को बोरी तक नहीं, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे और हफ्ते में एक बार उसको गोबर से लीपते थे अपनी क्लास को, पेड़ के नीचे। डिजाइनर फर्नीचर चाहिए और एसी क्लासरूम चाहिए। घर से आने जाने और मात्र 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर दूर 6ठी क्लास के बच्चे को घर से आने के लिए एसी बस चाहिए। मुझे याद है 1990, 92, 94 की बात है। 2 बहनें जो कि शायद दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ती थी, हम मेरे गांव से, मेरे घर से उस स्कूल से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है डहन के पास, वहां से वो 2 बहनें पैदल स्कूल आई हैं, कम से कम 10 साल, 4-4, 5-5, 6-6 साल की 2 बहनें थी। एक का नाम रेशमा था और दूसरी का नाम पता नहीं क्या था, तो हम उनको रेशमा और शेरा बोलते थे। 6 किलोमीटर दूर से पैदल सुबह आती थी और गर्मी की दोपहर में वापस जाती थी। शहरी पेरेंट को 200 मीटर दूर से बच्चा स्कूल में आने के लिए एसी बस की जरूरत पड़ती है। फिर आप महंगाई का रोना रोते हो। आपको मालूम है आज आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, ये स्टेटस सिंबल है सोसाइटी का। अगर आपका बच्चा सस्ते स्कूल में पढ़ता है तो आपकी पत्नी मुंह दिखा सकती, मुंह दिखाना पतन हो जाता है। ये माइंडसेट है पेरेंट्स का। दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम इतने महंगे स्कूल में अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं, देखो हमारा बच्चा इस ब्रांड का कपड़े पहन रहा है, इस ब्रांड की एसेसरीज है उनके पास। ये जो 1.5 लाख का फोन लेके स्टूडेंट्स, क्या है ये? शो ऑफ नहीं तो क्या है? तो भैया ये जितनी भी ये जो अंधी दौड़ मची है ना महंगी पढ़ाई के नाम पे, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये पेरेंट्स की डिमांड पे है। अच्छा, मेरे एक मित्र हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, मैं उनको डे 1 से समझाता था कि अपने बच्चों को ब्रांडेड स्कूल मत पढ़ाओ, दिल्ली में तो बहुत एक से एक शानदार स्कूल है, उन स्कूलों में पढ़ाओ। और वो पढ़ा रहे हैं, आज उनके बच्चे 9वीं 10वीं में पहुंच गए हैं।
पिछले 5 साल से मेरे निर्देशन में वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और दिल्ली और यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, गाजियाबाद में और दिल्ली में। और क्या शानदार पढ़ाई है। मैं तो हिमाचल में जितने लोगों मैंने देखा है सरकारी स्कूल देखे हैं, कौन से, गांव के, रिमोट गांव के सरकारी स्कूल देखे हैं। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल उनके आगे पानी भरते हैं, उनके पढ़ाई का स्टैंडर्ड, उनका हर चीज। और किताब मुफ्त मिलती है, यूनिफॉर्म मुफ्त मिलती है, खाना भी मिलता है मिड डे मील का। और खाना इतना शानदार मिलता है हिमाचल के स्कूलों में कि आपके घर में नहीं बनता होगा। पर नहीं, लोगों को ब्रांडेड स्कूल में ही अपने बच्चे को भेजना है। और एक चीज और सुनिए, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने बच्चे को अभी इधर सजेस्ट किया कि मैं अपनी बेटी को फलाने स्कूल, बहुत बड़े, हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे महंगे स्कूल में डाल दूं। पढ़ने लिखने में क्या सीखेगी, अभी वो बच्ची 5वीं 6वीं में है, तो मैंने कहा पढ़ने लिखने में क्या सीखेगी इसका तो मुझे पता नहीं, पर गंदगी इतनी सीख के आएगी ना कि आपका भी पेट भर देगी। वो गंदगी सीख के आएगी उस बहुत बड़े स्कूल से। पता है इन बहुत बड़े स्कूलों का हाल क्या है, और स्पेशली बोर्डिंग स्कूल्स का, ये आपको पता ही नहीं। हम तो सारी जिंदगी हमने यही काम किया। सरकार को दोष मत दीजिए। सलमान खान की टट्टी फिल्म देखने जब आप जाते हैं तो सरकार ने, मोदी ने नहीं कहा है कि 800 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद के खाइए। वो आपके दिमाग का फतूर है। एक तो साला सलमान खान और शाहरुख खान की टट्टी फिल्म देखते हो और ऊपर से 800 का पॉपकॉर्न भी खाते हो, और फिर कहोगे कि मोदी ने महंगाई बहुत कर दी है। तो भैया मोदी नहीं सस्ता करेगा, अपने दिमाग का फतूर सही कीजिए। ये आपने इन चीजों को स्टेटस सिंबल बनाया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय श्री राम, हर हर महादेव।